गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर अनीता सतवान पुनः अपने इस व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं उत्तरार्ध के पंचम प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम विक्रमांक देव चरितम, जो महाकवि बिल्लड़ विरचित है, इसका अध्ययन करेंगे। इसके 12 श्लोकों का हम पढ़ चुके हैं, 12 श्लोकों को, और 13वें श्लोक से आज हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, 12वें श्लोक में जो कवि ने 13 श्लोकों का हम अध्ययन कर चुके हैं, और इससे आगे के श्लोक का अध्ययन हम आज करेंगे। तो देखिए, इसमें जो पुराना श्लोक है, इसमें कवि ने बताया है कि उन्होंने किस चीज़ का या कौन सी वस्तु का इसमें अत्यधिक प्रयोग करा है, जिसकी वजह से ये ग्रंथ सबके लिए प्रिय होगा। तो उनके द्वारा बोला गया है कि अन्य पूर्ववर्ती कवियों के काव्य ग्रंथों में तो केवल वैदर्भी रीति का ही प्रयोग होता है। यानी जो उनके द्वारा बताया है कि कालिदास इत्यादि जो या अन्य कोई कवि थे, उनके ग्रंथों में वैदर्भी रीति की क्रीड़ाएं हैं, उनसे भरे हुए काव्य ग्रंथ हैं। तो उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि इस ग्रंथ को भला कोई क्यों पढ़ेगा विशेषतः। तो कवि कहते हैं कि किंतु मेरे ग्रंथ में वक्रोक्ति का भी सामंजस्य है। तो इस बात का उन्होंने जिक्र 13वें श्लोक में किया है। अब हम 14वें श्लोक का अध्ययन करेंगे आज से। तो इसका 14वें श्लोक में देखिए, उनके द्वारा बताया गया है कि साहित्य विद्या की काव्य को कौन जान सकता है। तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि साहित्य विद्या में परिश्रम करने वाला पाठक कवि ही विशेषताओं का आकलन कर सकता है। इस तथ्य की ही अभिव्यक्ति इस श्लोक में उन्होंने करी है कि जो पाठक है वही विशेषताएं समझ सकता है, अन्यथा कोई नहीं समझ सकता। तो हम एक बार इस श्लोक का अध्ययन करेंगे। कुंठत्व मायाति ही गुणः कविना साहित्य विद्या श्रम वर्जितेषु कुर्यादान्द्रेषु किम अंगनानां केशेषु कृष्णः गुरुधूपवासः। तो देखिए, इसका हम अन्वय एक बार देखते हैं कि साहित्य विद्याश्रम वर्जितेषु कवीनां गुणः कुंठत्वम् आयाति ही अंगनानाम् अनाद्रेषु केशेषु कृष्णागरुधूपवासकेमः कुर्यातः। एक एक शब्द का हम यहाँ पर देखेंगे। तो साहित्य विद्या श्रम वर्जितेषु, इस शब्द का हम एक बार अर्थ देखते हैं। साहित्य शास्त्र में किए गए परिश्रम से रहित, यानी जिन्होंने साहित्य शास्त्र में परिश्रम नहीं करा है, तो जिन्होंने नहीं किया है उनमें साहित्य विद्या यानी साहित्य का मूल्यांकन करने वाला, उसके संबंध में उसके लक्षणों तदनुरूप तथ्यों का विवेचन करने वाला काव्य शास्त्र या साहित्य शास्त्र आता है। गुणः यानी विशेषता, कुंठत्वम यानी व्यर्थता या निरर्थकता आयाति प्राप्त होता है। अंगना नाम यानी सुंदर अंगों वाली स्त्रियों के, अनाद्रेषु आर्द्र या गीला या अनार्द्र यानी सूखा, ये केशेषु का विशेषण है। यानी अनाद्रेषु यानी सूखे बालों में, कृष्ण गरु धूपवासः काले अगरू की धूप की सुगंध, या काला अगरू ये सुगंधित एक द्रव्य है जिसमें प्राचीन काल में बत्तियां बनाई जाती थी, और जिसकी धूप की वास के द्वारा स्त्रियां अपने गीले बालों को सुवासित किया करती थी। प्रस्तुत पद में कवि ने इसी की ओर संकेत किया है। वास यानी सुगंध, किम कुर्यात यानी क्या कर सकती है, अर्थात कुछ नहीं। कवि का कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार अगरू की धूप की सुगंध स्त्रियों के गीले बालों को ही सुवासित कर सकती है, उसी प्रकार साहित्य शास्त्र में परिश्रम कर चुका व्यक्ति ही कवि की काव्यगत विशेषताओं को तथा उसके परिश्रम को जान सकता है, अन्यथा नहीं। तो वापस हम एक बार इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। तो इसमें
एक सेकेंड आप देखिए। हाँ, हिंदी अर्थ है कि अन्वय के हिसाब से देखते हैं, साहित्य विद्याश्रम वर्जितेषु, यानी साहित्य शास्त्र का परिश्रम पूर्वक अध्ययन न करने वाला पाठक कविनाम गुणम कुंठतम आयाति, यानी अध्ययन न करने वाला पाठक कवि के गुणों को या विशेषताओं को अच्छे से नहीं जान सकता है, या जो कवियों के गुण कुंठित हो जाता है। सुंदर इस जैसे आगे बोला है, अंगना नाम अनाद्रेसु केसेसु कृष्ण गुरु धूपः किम कुर्यात, यानी सुंदर स्त्रियों के सूखे बालों में काले अगरू की धूप की सुगंध क्या कर सकती है, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकती। तो पुनः एक चीज देखिए कि साहित्य विद्या अर्थात काव्यशास्त्र में परिश्रम से रहित व्यक्तियों में कवियों के गुण, उनके काव्य की विशेषताएं कुंठित हो जाती हैं, यानी रुक जाती हैं, उनके अंदर नहीं जा पाती, वो समझ नहीं पाते हैं। तो उसी प्रकार से सुंदर स्त्रियों के सूखे बालों में काले अगर की धूप सुगंध नहीं कर सकती है, क्योंकि वो गीले बालों में ही सुगंध कर सकती है। उसी प्रकार काव्यशास्त्र में अध्ययन करने वाले या परिश्रम करने वाले कवियों को ही काव्य की विशेषताओं का अवलोकन करने का अवसर मिलता है, अर्थात अन्य जो नहीं करते हैं उनको ये अवसर प्राप्त नहीं होता। इन्हीं चीज़ों का इसमें वर्णन करा है और दृष्टांत अलंकार इस पद में हमने अध्ययन किया है। देखिए दूसरा श्लोक हम इस श्लोक का अध्ययन करेंगे, जिसमें देखिए प्रौढ़ी प्रकर्षेण पुराण रीति व्यतिक्रमः श्लाघ्यतमः पदानाम अत्युन्नतिः स्फुटित कंचुकानिः वंदयानिः कांता कुचमंडलानिः। इसका अन्वय देखते हैं। थोड़ा अन्वय इस स्लाइड में ऊपर चला गया है, तो आप एक बार ध्यान से इसको सुने। पदानाम प्रौढ़ी प्रकृष्णेन पुराण रीति व्यतिक्रम श्लाघ्य तम अत्युन्नतः स्फुटित कंचुकानिः कांता कुचमंडलानिः वदयानिः भवन्ति। अब एक बार इसका हम शब्द तो देखते हैं। तो देखिए इसमें बताया गया है कि प्रौढ़ी प्रकृष्णेन, प्रौढ़ी के आधिक्य से, प्रौढ़ी का क्या अर्थ है, यानी प्रौढ़ी जो रीति होती है उसके अंदर अर्थगत श्लेष का आधारभूत तत्व, जिसमें समास में व्यास रचना और व्यास में समास रचना जैसे कई भेद होते हैं, अथवा कवि की प्रतिभा विशेष से रसा अनुकूल शब्दार्थों का सुंदर प्रयोग, सामर्थ्य, प्रकर्ष, आदि उत्कटता, ये प्रौढ़ी रीति की विशेषता यहाँ पे कवि ने बताई है। तो बोला है कि जहाँ पर प्रौढ़ी के आधिक्य से पुराण रीति व्यतिक्रम, पुरानी रीति अथवा परंपरा का उल्लंघन हो जाता है, तो श्लाघ्यतम, तो प्रशंसनीय है, क्योंकि अति उन्नति ही स्फुटित कंचुकानी, यहाँ इस शब्द से है कि अत्यधिक उच्चता के कारण वस्त्र आभूषणों को फाड़ डालने वाले कुच मंडलानी का विशेषण है। ये कुच मंडलानी क्या है कि सुंदर स्त्री के मंडलाकार कुचों का विस्तार, यानी सुंदर स्त्री के अपने वक्ष स्थल के विस्तार से अगर वस्त्र आभूषणों का वस्त्र फट जाते हैं तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है, यानी ये उसकी प्रशंसा ही है। तो उसी प्रकार कवि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रौढ़ी रीति के प्रयोग से अगर पुरानी रीति का उल्लंघन हो जाता है तो कवि की यहाँ पर कोई बुराई नहीं है, अर्थात उसकी प्रशंसा ही है। अब पूरे पद का एक बार भाव समझिए। कवि का कहने का भाव है कि जिस प्रकार अपनी अधिक उन्नति के कारण वस्त्र को फाड़ देने वाले स्त्री के कुचा मंडल के लिए निंदा नहीं होती, उसकी प्रशंसा ही होती है, उसी प्रकार यदि कवि अपने प्रतिभा विशेष से जनित प्रौढ़ी के प्रकर्ष के कारण पदों के प्रयोग के संबंध में पुरानी प्रचलित परंपरा का परित्याग कर देता है तो वो उसके लिए घृणा का विषय नहीं है, अर्थात श्लाघ्य का विषय ही है, प्रशंसा का विषय है। तो इसके कारण उसकी निंदा ना कर प्रशंसा की जानी चाहिए।
पुरानी लीक पर चलना यदि अल्पज्ञों के लिए प्रशस्त हो सकता है, किंतु प्रतिभाशाली कवियों के लिए उसका उल्लंघन करना ही प्रिय होता है, या वो उसका उल्लंघन करके ही आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ यही भाव कवि का इसमें है। एक बार इसका पुनः हम अर्थ देखते हैं तो देखिए, इसमें बताया गया है कि प्रौढ़ी प्रौढ़ी क्या है? एक रीति है, या जो श्लेष का, जहाँ पर कवि अपने शब्दों में श्लेष इत्यादि को आधार बनाता है, अपनी प्रतिभा का रसानुकूल शब्दार्थों का रुचिर प्रयोग करता है, तो ये प्रौढ़ी है। तो प्रौढ़ी के आधिक्य के कारण पदों की परंपरा, पुरानी परंपरा का यदि उल्लंघन करना अत्यंत श्लाघ्य है। अगर कवि कर भी देता है पुरानी कुछ चीज़ों को छोड़कर प्रौढ़ी का प्रयोग, तो ये कवि की प्रशंसा है, क्योंकि अपनी अत्यधिक ऊंचाई के कारण, अपने वक्षस्थल के विस्तार के कारण, अगर किसी स्त्री के वस्त्र आभूषण छिन्न हो जाते हैं तो ये उसकी प्रशंसा ही है। तो इस स्त्री के आभूषण और उनका तुलना करके कवि ने अपने काव्य की प्रौढ़ी रीति की प्रशंसा इस पद्य में की है। तो देखिए, यहाँ पर अनुप्रास, दृष्टांत और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार हैं जिनका प्रयोग यहाँ हुआ है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।